आशीष जी, आप स्वागत करिए सबका। हमारे पास आवाज नहीं आ रही है। आपका असिस्टेंट हूँ मैं आवाज। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। मंगलवार की जरूरत थी थोड़ी सी, हमने बहुत अच्छा मूव एंजॉय करे। 9 ट्रेडिंग सेशंस की उछाल के बाद कल एक पॉज था। पॉज क्या था? दबाव में आ गया थोड़ा सा मामला दोनों नतीजों पे, और खासतौर पे इन्फोसिस चलते पूरा आईटी पैक दिक्कत। एचडीएफसी हैवी वेट दोनों ट्विंस अगर 1.5-2% भी गिर गए तो भारी पड़ गया बाजार के लिए। तो ये सब रिजल्ट रिएक्शन छाप थे, गिरे, पर लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश करी जरूर, पर थोड़े समीकरण बिगड़ गए। 17,800 के ऊपर जाने में तकलीफ हो रही थी, गए नहीं कि वापस उस लेवल के नीचे स्लिप हो गए, तो एक अड़चन बन गया सीधे सीधे वो। और कल एक तरफा मूव्स के बाद एक टसल नजर आ रहा है ना। तो ये इश्यूज हैं अब भारतीय बाजारों के। अब देखते हैं ये वाला हफ्ता इस टसल के बीच में कैसा जाता है, लेकिन आज के जो क्यूज है वो क्विकली आपकी स्क्रीन पे। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि हम 30-35 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। सिंगापुर से इस तरह के इंडिकेशंस हैं। दुनिया में भी ऐसे ही थोड़ा सा मिला जुला कामकाज है। यूएस बिगड़ा हुआ मूड था, लेकिन जाते जाते एकदम से आखिरी के 1-1.5 घंटा मेरे ख्याल से होगा जो 200 पॉइंट की लो से रिकवरी आ गई, तो फिर यूएस जैसे डाउ में रिकवरी 200 पॉइंट की थी, तो इन ग्रीन यूएस कल के कामकाज में बंद हुआ। आज सुबह फ्यूचर्स फ्लैट है, एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है। लाइए पिच, लाइए ग्राउंड पहले और दिखाइए हमारी पिच। तो टिकट्स तो फुल हाउस है एकदम, और ग्राउंड की पिच तो थोड़ी सी है। अब इसमें देख के तो ग्रीन ग्रीन है, पर क्या नीचे सख्त है या चाबी डाल रहा हूं तो पूरी घुस जा रही है? क्या है पिच? आपने जो मुआयना करा कैसा है? देखिए, इंडियन मार्केट की जो पिच है उसको आप ऐसे समझिए कि कल क्या हुआ। कल का इंडेक्स बहुत ही सुंदर इंडेक्स था। मिड कैप में इंडेक्स में गिरावट नहीं आई, ब्रॉडर रिकवर, बहुत कुछ रिकवर हरे में था। तो आईटी ने मूड खराब किया, और फार्मा ने, जिनकी डिपेंडेंसी यूएस में है, डॉलर इनकम बहुत ज़्यादा है, तो वो असर अभी भी रहेगा। चूंकि वो बड़े स्टॉक है, उनका वेटेज ज़्यादा है इंडेक्स में, इसलिए आप देखिए कि बड़े इंडेक्स जो है नीचे आए। लेकिन जिनकी डिपेंडेंसी भारत में, बैंक इंडेक्स कहाँ गिरा? नहीं गिरा। मिड कैप में उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको मार्केट को थोड़ा सा इसे डाइसेक्ट करना पड़ेगा कि आईटी कंपनी में हो सकता है आज भी कमज़ोरी रहे। कल बहुत भयानक पिटाई हुई है, बहुत लोगों को वर्चुअल लॉस भी हुआ। लेकिन बाकी स्टॉक्स में उतनी ज़्यादा कमज़ोरी देखने को नहीं मिली है। जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे वैसे रहे, तो मार्केट मुझे लगता है कि जो हरे और सख्त के जो पैचेस दिख रहे हैं, उसमें आप ऐसे समझिए जो हरे हरे पैचेस हैं वो आईटी फार्मा इंडेक्स टाइप के हैं, और जो सख्त वाले पैचेस दिख रहे हैं वो मिड कैप में है, बैंक में, यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन ये बात सही है कि अर्निंग्स अगर बहुत अच्छी नहीं आई तो दिक्कत उसमें हो सकती है। मेरा एक सुझाव सिर्फ ये है कि इस बार की अर्निंग्स को क्वार्टर देखें, इर्रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री, सीजनैलिटी हो या ना हो, आपको क्यू देखने चाहिए, तो उससे पता लगेगा कि सीक्वेंसली मामला चल कहाँ रहा है। लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है आपको गलत पिक्चर देखने को मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज कल जैसा ही बाजार रहेगा। कुछ जगहों पे कमज़ोरी देखने को मिलेगी, कुछ जगहों पे ठीक हो सकता है। यार ऐसे ही था, बिल्कुल ठीक है। कल की हरी पिच में ऐसे ही था। फिर से स्पाइक्स लगा के आऊँ जूतों पे, होपिंग कि पिछले ना ये स्टॉक्स, लेकिन देखते हैं परफॉर्मेंस। पहले तो रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, उसी पे शार्प रिएक्शंस, और पहले नतीजे रखे हैं। क्विक हील टेक्नोलॉजीज के साथ शुरुआत करी, पर इसको लाल रखा है मैंने। क्यों? नंबर्स कमजोर हैं क्विक हील के। रेवेन्यूज 52-53% क्यू ऑन क्यू गिर गए। 103-104 करोड़ वाले 49 करोड़ के रेवेन्यूज आ गए, आधा हो गया। उसका इंपैक्ट ये था कि कंपनी जिसने 28 करोड़ रुपए का मुनाफा करा था पिछले साल इसी क्वार्टर में, इस बार 6.5 करोड़, 6.6 करोड़ का घाटा कर दिया है। तो दिक्कत भरा परफॉर्मेंस। और क्विक हील उनमें से जिसका बिजनेस पढ़ो और समझो कि आईटी का चलन जैसे चल गया है, ये तो फायरवॉल वगैरह वाली कंपनीज तो बहुत कमाएंगी, ये कभी कंपनी परफॉर्म करके दे नहीं रही है। आपने नोटिस कराओ, बहुत इरेटिक और बहुत छोटा सिमट के रह गया धंधा। खैर, नंबर्स कमजोर हैं, ऊपर से नवीन शर्मा साहब जो इस कंपनी के सीएफओ थे वो 18 अप्रैल से इफेक्टिव, यानी कि आज से इस्तीफा, और उनकी जगह नए सीएफओ साहब का नाम अनाउंस करा है, लेकिन वो 25-26 तारीख को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, इस बीच चाइना के इंपॉर्टेंट आंकड़े आने थे आज कई सारे, उसमें से जीडीपी का आंकड़ा आ गया है। Q1 जीडीपी 4% के अनुमान के सामने 4.5% आता हुआ।
चाइना इकोनॉमी को लेकर था तो कि इस बार परफॉर्म बेटर करेगी, अपने 2023 के पेन से उभरेगी। ये आ गया आपके सामने नंबर, 2.9% से बढ़ के 4.5% का जीडीपी, एक्सपेक्टेशन 4%। बेटर चलेंगे क्या? मुश्किल है, अपनी टीम में नहीं है, बच गए। एक आध है खबरों के बेसिस पे। क्विक हील के बाद आएगा एंजल वन, लेकिन एंजल वन को मैं रख रहा हूं इन ग्रीन। अच्छा, एंजल वन जैसी कंपनीज के नंबर्स को आपको क्यू ऑन क्यू एनालाइज करने की जरूरत है। तो मजबूत नंबर्स नजर, वैसे साल दर साल करेंगे तो और अच्छे लगेंगे, लेकिन साल दर साल करा नहीं जाता है, सीक्वेंशली करा जाता है। इसमें कोई सीजनैलिटी वाला है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो हम लोग की ट्रेडिंग वॉल्यूम ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसे नंबर्स को फिर हम लोग जिसमें सीजनैलिटी एट प्ले नहीं है, उनको क्यू ऑन क्यू देखा जाता है। आय 10% क्यू ऑन क्यू बढ़ी, EBITDA 20% क्यू ऑन क्यू बढ़ा, 41% के मार्जिन बढ़ के 45% हो गए, 400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, मुनाफा 17% का उछाल दिखा रहा है। अब वो बात अलग है कि EBITDA में गेन्स इतने अच्छे कैसे आए, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कैसे हुआ, कि भाई कहा जा रहा है कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एम्प्लॉय का खर्च रिड्यूस होता हुआ नजर आया, कुछ गेन्स के रिवर्सल वगैरह थे, सब लेकिन नेट नंबर्स एंजल वन के अच्छे। मुझे याद पड़ता है बीच में कुछ मंथली अपडेट्स आ रहे थे जो फीके पड़ रहे थे, उसके हिसाब से क्वार्टरली परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, तो मैं इसे ग्रीन लेके चलता हूं। तो एक पहला हो गया लाल क्विक हील, ग्रीन हो गया एंजल वन। तीसरा अब रख तो दिया है, मुझे लगता नहीं ज्यादा इसको, बस ऐसे ही वॉच आउट करेंगे। ये ऑलरेडी पिटना शुरू हो चुका था, क्लिक कल करा जब मैं ढूंढ रहा था 10 स्टॉक्स, रेडिंगटन लाल में रखा, पर रेडिंगटन की पहले से ही असल में रेडिंगटन क्या करता है? अच्छा ये बताओ, एप्पल के स्टोर तो हिंदुस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे हैं, वो सब रीसेलर्स के हैं, और अभी एप्पल खुद अपना स्टोर खोल रहा है बीकेसी में, उसके बाद साकेत दिल्ली में। हाँ, ये सीओ मॉडल पे होंगे, कंपनी ओन्ड है, कंपनी ऑपरेट। वो लाइक उसका नाम क्या है, ऑप्ट्रिक्स ऐसे कुछ करके नाम, बहुत सारे ये सब रीसेलर्स हैं। ये रीसेलर, रेंटल भी रीसेलर है एप्पल का। अब अगर मुझे एप्पल का फोन लेना, खर्चा करने का सोच लूं कभी, तो इज्जत से जाऊंगा शोरूम में। हाँ, मुंबई दिल्ली वाले तो जाएंगे उस एक्सपीरियंस के लिए एटलीस्ट। ये सब इम्पैक्ट करेगा अभी तो। और एप्पल ने तो कह रखा है, दो चीजें टिम कुक साहब ने मेंशन कर रखी हैं, इंडिया सेंट्रिक अप्रोच में इंडिया मेड मोबाइल्स का चलन बढ़ाने की कोशिश, दूसरा रीच जब बढ़ रही है उसे बढ़ाने की और कोशिश। मेरे ख्याल से बेंगलुरु नेक्स्ट इन लाइन होंगे। तो ये रेंटन के लिए लाल रखा है, पर ये देखिए रेंटन कल ही 3.5%, हम लेट हो गए। बाजार बहुत स्मार्ट है, फिर भी वॉच आउट करेंगे इसको, कोई ट्रेड वेड लेने की जरूरत नहीं है, देखेंगे बस। अगर आपको एप्पल का फ़ोन खरीदना है जो 1.5 लाख रुपए का या लाख रुपए का होगा, तो भोपाल से 10,000 रुपये फ्लाइट के टिकट खर्च करके भी आ सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। जहाँ 1.5 लाख वहाँ 1,60,000, क्या फ़र्क पड़ता है। जिनको जो कर सकते वो जाने, मुझे मैं तो उसी 10,000 में एक फ़ोन खरीद लूँगा, आइडिया नहीं। उस 10,000 में Xiaomi फ़ोन आ जाएगा। लेकिन बड़े लोग बड़ी बात है एप्पल का। आज अपनी टीम में जस्ट डायल रखा पहला स्टॉक। क्वार्टर की ग्रोथ जो है 5% की दिखी है और 39% YoY है। तो मैंने कहा था सीक्वेंसली देखना जरूरी है। आप YoY देखेंगे तो बहुत उत्साहित हो जाएंगे, लेकिन क्वार्टर देखेंगे, लेकिन ठीक ग्रोथ है, बुरी नहीं है, अच्छी ग्रोथ है। और ये सब जो कोविड वाले मामले थे उनसे, उस मुश्किलों से कंपनी बाहर आ गई। 232 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया है, जो रन रेट अच्छा दिख रहा है। मार्जिन 2 ईयर्स के हाई पे है, 14.5% क्वार्टर। और बुक की, अरे यार 4,000 करोड़ से ज़्यादा का कैश ऑन बुक है, तो नतीजे ठीक दिख रहे हैं। 2 रिजल्ट आज आने वाले हैं, उस पर मैं अनुमान लगा रहा हूँ। एक तो टाटा कॉफ़ी रिजल्ट है और एक दूसरा IC लंबा। टाटा कॉफ़ी इसलिए क्योंकि हमको ध्यान है कि पिछले 3, 4, 5 महीनों में हम लोगों ने लगातार इस बात को जिक्र किया था कि कॉफ़ी के दाम बहुत बढ़े हैं, और ये एकमात्र कंपनी है जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, मतलब इनके गार्डन्स भी हैं और ये एंड प्रोडक्ट भी बनाते हैं टाटा कॉफ़ी वाले। तो पूरी वैल्यू चेन का फ़ायदा इनको मिलता है, तो इसलिए रखो इसमें। और ICICI लोम्बार्ड इसलिए क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी बॉयंसी देखने को मिली है और उसका फ़ायदा इनको मिलता हुआ दिखता है। देखिए 1.5% ऊपर है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि सब स्टॉक जो है रिजल्ट से पहले एक बार मोमेंटम दिखा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है नतीजे बेहतर होने चाहिए। तो ICICI लोम्बार्ड और टाटा कॉफ़ी नतीजों के आधार पर। ओके, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं चाइना के, बहुत मिला जुला है, लेकिन हाँ साल दर साल बहुत तगड़ी रिकवरी स्टेज कर रहा है। हालांकि शंघाई के खुद के इंडेक्स में कोई खास मूवमेंट नहीं है, 10 फ्लैट पड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं, ये ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा उन नंबर्स का। और इनफैक्ट 3 मंथ्स का वो GDP का आंकड़ा है, उसमें मार्च के नंबर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के
थोड़े से फीके ही हैं। 3.9% पे 4% की एक्सपेक्टेशन के सामने, बाकी के नंबर्स बहुत देर से चल रहे थे स्क्रीन पे। अच्छा, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस को ग्रीन लेके चलता हूं उस लार्ज ट्रेड के चलते। कल भी मेंशन कर रहा था लार्ज ट्रेड होगा, तो उसके बाद हालांकि रखा लाल में था पर कहा था लो लेवल से रिकवरी होगी लार्ज ट्रेड के चलते। हुआ ऐसे ही, लाल में ही रहा, 2-2.25% का इवेंचुअली दबाव आया, एक समय हरे में चला गया था, ध्यान रखिएगा। एक की ओवरहैंग खत्म हुआ है। ओएफआई ग्लोबल ओपनहाइमर फंड ने अपना जो सारा चंक था बेच दिया। अच्छी बात ये कि खरीदार बड़े बड़े हैं, सब एफआईआईज हैं और सब ने लार्ज चंक्स खरीद लिए, तो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग खत्म हो गया। जो लगातार ओपनहाइमर बेच रहा था, लास्ट जो ट्रांच था वो खत्म, कल बिक गया। 90 लाख शेयर सिगातिन इंडिया मॉरिशस ने खरीदे। करीब 1.5 करोड़ शेयर्स मॉर्गन स्टैनली एशिया ने खरीदे। 64 लाख शेयर्स गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर ने खरीदे। ये कहानी है कल के उस लार्ज ट्रांजैक्शन की। बढ़िया मजबूत हाथों में ये स्टॉक जा रहा है। मुझे इसको ग्रीन रखना था, ग्रीन रख दिया मैंने। 203 के आसपास चल रहा है, वैसे ये इसी के लेवल्स के आसपास मोटा मोटी कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट ट्रेड की बात हुई तो एक 361 वैम, ये आईएफएल वेल्थ का नाम बदल गया था, 361 वैम कल लास्ट ट्रेड में लाल रखा है। इसको मैंने एफआईएच मॉरिशस इन्वेस्टमेंट्स ने ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर, इसलिए पिट रहा था। वॉल्यूम्स के साथ 6% नीचे था, क्योंकि एफआईएच मॉरिशस ने ऑलमोस्ट 49.96, इसलिए मैंने कहा 50 लाख शेयर्स बेचे 420 के भाव हल्के करा अपनी पोजीशंस को। इसको लाल रखा है। और एक स्टॉक और, मेरे ख्याल से कितने हो गए डायरेक्टर साहब? 1 2 5, एक और बता देता हूं। गोवा कार्बन, इसने इसका कुछ नहीं, बिलासपुर यूनिट ने कल ऑपरेशन रिज्यूम करे तो रिजम्पशन के चलते ग्रीन रखा है। ओके, अगले 3 स्टॉक में मोमेंटम वाली बात है। अल्ट्राटेक में रखिए, अच्छी मजबूती थी और अभी बारिश शुरू होने से पहले नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती दिख रही है। स्टॉक में कल अच्छा मोमेंटम था भी, और सीमेंट की जो बिक्री, सेल्स, डिमांड, ये सब काफ़ी अच्छी इंकरेजिंग मिली। क्योंकि डीलर से बात करो तो अंदाज़ा लगता है कि अभी कोई दिक्कत आ नहीं रही है और प्राइस बढ़ नहीं रहे, लेकिन स्टिक बने हुए हैं ऊंचे लेवल पे। तो इसलिए अल्ट्राटेक को, एचयूएल और आईटीसी एकदम डिफेंसिव प्ले है। मुझे लगता है जब मार्केट में इस तरह की अनसर्टेनिटी हो कि आईटी में पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस हैं तो करेक्ट होंगे, बैंक में बड़ी अनसर्टेनिटी चलेंगे कि नहीं चलेंगे पता नहीं, तो वहाँ पे डिफेंसिव प्ले। और कल जिस तरीके से एफएमसीजी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहा था, खासतौर पे आईटीसी देखिए 400 रुपये के ऊपर जाके क्लोजिंग दी उसने, और एचयूएल में भी बढ़िया तेज़ी मिली। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा था कि इस साल जो है ना, वैल्यू स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो एफएमसीजी सेक्टर का है। नेस्ले तो कल 20-20 हज़ार से ऊपर जाके बंद हुआ है कहीं पे। तो ये तो एक डिफेंसिव प्ले है, ऐसे बाजार में आप बहुत सेफ प्ले करिए, तो एचयूएल और आईटीसी यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए 6 स्टॉक्स हो चुके हैं, छोटा सा ब्रेक, अगली बार आएंगे तो फिर 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में रिपोर्ट्स की मदद ली गई है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की तरफ। तो दो कंपनियां हैं जिस पे वो ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। पहली है एप्टस वैल्यू, और इनके पीछे उन्होंने जो रेशनल दिया वो इनका ये कहना है कि बहुत निश स्पेस में ये कंपनियां प्ले कर रही हैं, अंडर पेनिट्रेटेड ये स्पेस है, सेकुलर ग्रोथ आउटलुक यहाँ पे बन रहा है, और इनके पास प्राइसिंग पावर भी है। और इनका मानना है कि इनकी एसेट क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है और कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यूएशन इनके डी रेटेड हो रहे हैं यहाँ पे, और पीक रेट्स आर इन साइट, मतलब कि इनको ये अंदाज़ा है कि अब यहाँ से ब्याज दरें कितनी ऊपर जा सकती हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने 2 कंपनियाँ चुनी है, एप्टस वैल्यू और होम फर्स्ट फाइनेंस, उसको भी दिखा दीजिएगा। और उनका मानना है कि ये दोनों यहाँ पे अच्छी ग्रोथ के लिए एकदम तैयार हो रही हैं। तो एप्टस का टारगेट इन्होंने रखा है 325 रुपये और होम फर्स्ट का 900 रुपये। तो देख सकते हैं अगर ठीक ठाक रहा तो हो सकता है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बाज़ार को पसंद आए। इसके बाद की रिपोर्ट है सिटी की, जो आईटी पर आई है। इसमें बिरला सॉफ्ट और हैप्पीएस्ट माइंड दिखाई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं टीसीएस और इन्फोसिस के, उसको देख के ये साफ दिख रहा है कि एक आईटी में
ठीक ठाक करेक्शन हो चुका है। कम से कम जो निफ्टी के मुकाबले इंडेक्स है वो 7-8% अंडर परफॉर्म कर गया है, और ये इसलिए क्योंकि बहुत हाई वैल्यूएशन पे थे, तो वो सारे करेक्शन आपको देखने को मिले और लगभग प्री पैंडमिक के अपर बैंड वाले वैल्यूएशन पे पहुंचे। जैसे इन्फोसिस का आप देखें तो 21 के मल्टीपल पहुंच गया है वो, तो वो प्री पैंडमिक लार्ज कंपनी का वैल्यूएशन ऐसा ही होता था 20 से 24 के बीच में, तो वो 21 पहुंच गया है। और उस इनका ये भी मानना है सिटी का कि जो 2025 के लिए ईपीएस के एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं वो अभी भी कंसेंसस से ठीक नहीं बैठ रहे हैं। दूसरी बात इनका एक महत्वपूर्ण ये कहना है कि इनको केवल टीसीएस और इन्फोसिस न्यूट्रल लगते हैं अब वैल्यूएशन के लिहाज से, बाकी सब इनको महंगे लगते हैं और उनको लगता है कि यहाँ से और करेक्शन हो सकता है। तो ये जो दो मैंने निकाले, हैप्पीएस्ट माइंड और बिरला सॉफ्ट, इनकी ज़बरदस्त पिटाई के बावजूद ये बहुत महंगे हैं। मतलब मिड कैप का मुझे ध्यान है कि उस ज़माने में 14-15 के वैल्यूएशन होते थे इंडस्ट्री के हिसाब से, अभी भी उससे दोगुना तिगने के वैल्यूएशन पे चल रहा है। पता नहीं कितना करेक्ट होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सिटी ऐसा मानना है कि स्टॉक अभी भी महंगे हैं। महंगे तो है, बहुत महंगे हैं। हाँ, और 52 के मल्टीपल पे है ये हैप्पीएस्ट माइंड। इन्फी पहुंचा है, बिल्कुल सही करो, 10 सालों के औसत वैल्यूएशन। हाँ, 21 के आसपास हाँ, पहुंचा है 21 के आसपास। बाकी तो मिड कैप्स तो बहुत बहुत फटे हुए थे। खैर पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, कैसे होगा, वो आगे की तस्वीर बताएगी। लेकिन एक समय कल इन्फोसिस का एडीआर 1.5-2% फिर लपक लिया, गिर गया था, वो तो रिकवर कर गया आधे % ऊपर, नहीं तो लग रहा था यहाँ पे और पिटाई आज होगी। अब देखते हैं आज का बिहेवियर। क्विकली अगले 4 स्टॉक्स में पहला है इंडोरामा सिंथेटिक्स, लाल रखा है। कंपनी के ऑपरेशंस भाई कह रही है पार्शियली इफेक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर यूनियन ने स्ट्राइक कर दिए, लेबर इश्यूज। जुबिलेंट फूडवर्क्स को ग्रीन रखा है, हालांकि कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है साइज के लिहाज से जो कंपनी है, लेकिन इनकी एक इन्वेस्टी कंपनी है #लॉयल्टी, जिसमें कोका कोला इंडिया ने 15% हिस्सा उठाया है। ये ध्यान रखिए, कुछ कंफ्यूजन है, 15% हिस्सा 105 करोड़ में नहीं उठाया है, ये 105 करोड़ रुपए उस #लॉयल्टी की प्री मनी वैल्यूएशन है। इनका स्टेक रिड्यूस हो गया होगा 30% के आसपास। ठीक है, इन्वेस्टी कंपनी में इस तरह का बड़ा प्लेयर आ रहा है, इसीलिए सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ, बहाना मिल गया, ठीक ठाक कंपनी है। हालांकि #लॉयल्टी जो है ये फर्स्ट पार्टी कस्टमर डेटा कैप्चर करने का काम करती है डिफरेंट टच पॉइंट्स पे, प्लस इसका एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी है, आपने शायद सुना ना, थ्राइव नाम का। थ्राइव मतलब जो जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से compete करता है, बहुत छोटा प्लेयर है। ये #लॉयल्टी का बिजनेस है। कोलते पाटिल को इसलिए मेंशन कर रहा हूं, रियल एस्टेट मूड में बना हुआ है वैसे भी, और ऊपर से कल इन्होंने 206 करोड़ रुपए उठाए एनसीडीज के जरिए। पूरे एनसीडीज प्लेस हुए जापान की मारुबेनी कॉर्पोरेशन, तो जाना माना ट्रेडिंग प्लेयर है वहां का, और ये सारे पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए उठा रही है मारुबेनी से। जिंदल स्टेनलेस को चाहता है ग्रीन मेंशन कर रहा हूं, नहीं चाइना डेटा नहीं। बोर्ड मीट है आज, जिसमें FY23 के लिए एक स्पेशल इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेगी कंपनी। क्या आउटकम आएगा, कितनी क्वांटम का अनाउंसमेंट आएगा, एनीबॉडीज गेस। सिर्फ खबर से पहले, एक आउटकम से पहले ग्रीन लेके चल रहा हूं, अच्छी खबर है। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो टीम्स जो हमने 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट करे हैं उनका एक क्विक रैप अप।